क्या आपने कभी सोचा है एक व्यक्ति ने कैसे पूरी दुनिया के इतिहास को बदल दिया? अरब की धरती पर जन्मा एक संदेश जिसने मानवता को एक नई दिशा दी, इस्लाम का उदय। नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टॉपर्स नगरी पर। ये क्लास शर्मा सर के द्वारा एसएससी, रेलवे, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी आदि एग्जाम के सिलेबस, पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके काफी रिसर्च और मेहनत करने के बाद तैयार किया गया है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपको टॉपर बनाना। 100% कॉन्सेप्ट प्लस माइंड ट्रिक्स प्लस टारगेट एग्जाम प्रिपरेशन, सब कुछ एक जगह सिनेमैटिक स्टाइल में। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। चलो शुरू करते हैं टॉपर बनने की जर्नी। फायर। बिल्कुल, सभी विद्यार्थियों और साथियों का आज की इस मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो साथियों, इस ऊर्जावान शुरुआत के बाद अपनी सीट बेल्ट मजबूती से बांध लीजिए, क्योंकि आज जो सफर हम तय करने वाले हैं ना, वो इतिहास की कोई साधारण या नीरस कक्षा बिल्कुल नहीं है। एकदम सही कहा। इतिहास को समझने का असली मजा तभी है जब हम घटनाओं की सतह से नीचे उतरें। ये जानना कि कोई युद्ध कब हुआ, ये तो केवल एक तथ्य है। बिल्कुल, लेकिन वो युद्ध क्यों हुआ और उसने समाज को कैसे बदला, ये समझना असली ज्ञान है। आज हम एक सिनेमैटिक टाइम ट्रैवल जर्नी पर निकलने वाले हैं। हाँ, हम उन सभी ऐतिहासिक कड़ियों का लाइन बाय लाइन डिकोडिंग करेंगे जो नोट्स में ली गई हैं। चलिए। जय हिंद फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और यदि आप सच में अपना जनरल स्टडी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, एग्जाम में टॉपर्स की तरह मैक्सिमम मार्क्स लाना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को मैं कहानी के माध्यम से तैयार किया हूँ। पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद ही इस लेक्चर को तैयार करता हूँ, जिसमें सारे फैक्ट, सारे कॉन्सेप्ट आपको कहानी की तरह बताए जाएंगे। और वीडियो के अंत में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू के माध्यम से भी सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आप खुद देख पाएंगे कि वीडियो को देखने के बाद सारे क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो चलिए इस महाकाव्य की शुरुआत करते हैं उत्पत्ति से। साथियों, अपनी आंखें बंद कीजिए और 6ठी सदी के अरब की कल्पना कीजिए, जहाँ कबीलाई संघर्ष आम बात थी, राइट? हाँ, समाज पूरी तरह बटा हुआ था। ऐसे अशांत माहौल में 570 ईसा में मक्का नाम के शहर में, जो आज के सऊदी अरब में है, एक बच्चे का जन्म होता है। बिल्कुल, और यही वो व्यक्ति हैं जिन्हें दुनिया पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नाम से जानती है। अगर हम इनके जन्म और परिवार का एक माइंड मैप बनाएं, तो इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। और उनकी पत्नी का नाम खदीजा था। उनकी एक संतान यानी पुत्री थी जिनका नाम फातिमा था, और दामाद का नाम अली था। हाँ, और अंततः 632 ईसा में मदीना में उनकी मृत्यु हुई। साथियों, इन पारिवारिक रिश्तों को याद रखने के लिए आप अपने दिमाग में एक फैमिली ट्री की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि ज्ञान प्राप्ति का वो मोड़ कब आया? ये बहुत ही शानदार सवाल है। इस बदलाव का केंद्र बिंदु वो घटना है जो 610 ईसा में घटी। मतलब जब वो हीरा गुफा गए थे। एकदम सही। मोहम्मद साहब शांति की तलाश में हीरा गुफा में जाया करते थे, और यहीं पर अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल द्वारा उन्हें कुरान का अवतरण हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। अरे वाह! और विद्यार्थियों, यहाँ आपका पूरा ध्यान चाहूंगी। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी और रेलवे में सीधा प्रश्न आता है कि ज्ञान प्राप्ति किस गुफा में हुई थी। याद रखिए, हीरा गुफा 610 ईसा। हीरा गुफा 610 ईसा, इसे तो दिमाग में छाप लीजिए। लेकिन जब उन्हें ये ज्ञान मिला तो जाहिर है मक्का के लोगों ने विरोध किया होगा ना? बिल्कुल, भारी विरोध हुआ, और इसी वजह से उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इसी घटना को तो हिजरत कहा गया है ना? हाँ, ये माइग्रेशन 622 ईसा में मक्का से मदीना प्रस्थान की घटना है। और शायद इसी वर्ष से, यानी 622 एडी से हिजरी संवत की शुरुआत होती है, जो इस्लामिक कैलेंडर है। एकदम सही। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी और जेपीएससी के एस्पिरेंट्स ध्यान दें।
हिजरी संवत की शुरुआत 622 एडी में हिजरत की घटना से होती है। इसे अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए। 622 एडी हिजरी संवत। रुकिए, यहाँ एक दिलचस्प बात है। जब हम नाम की बात करते हैं तो अरबी में नबी या रसूल कहा गया। आप इस्लाम के अंतिम पैगंबर थे। यहीं से इस्लाम का उदय और प्रचार प्रसार हुआ। तो अरबी और फारसी में नामों का ये अंतर अक्सर कंफ्यूज करता है। क्या यही कारण है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पैगंबर शब्द अधिक लोकप्रिय हुआ? ये बहुत ही बारीक ऑब्जर्वेशन है। दरअसल जब इस्लाम का अरब से बाहर विस्तार हुआ तो फारसी भाषा का बहुत प्रभाव पड़ा। अच्छा, इसलिए भारत में पैगंबर शब्द ज्यादा चला। बिल्कुल। अब अगर हम ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें तो इब्ने इशाक नाम के विद्वान ने पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। हाँ, और आज भी उनके जन्मदिन पर पूरी दुनिया में ईद उल मिलाद उन नबी मनाई जाती है। सही कहा। लेकिन 632 ईसा में उनकी मृत्यु के बाद एक बड़ा संकट खड़ा हो गया उत्तराधिकार का संकट, राइट? कि अब लीडर कौन होगा। हाँ, और जो उत्तराधिकारी बने वे खलीफा कहलाए। लेकिन मृत्यु के बाद नेतृत्व को लेकर इस्लाम दो प्रमुख संप्रदायों में बंट गया, सुन्नी और शिया में। है ना? बिल्कुल। सुन्नी वो थे जो पैगंबर साहब के अनुयायी थे और शिया वो थे जो उनके दामाद अली के अनुयायी थे। तो ये जो खलीफा बने, इनका क्रम क्या था? साथियों, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी और यूपीएससी में खलीफाओं का क्रम यानी क्रोनोलॉजी सजाने के लिए आता है। कोई ट्रिक है इसे याद रखने की? हाँ बिल्कुल, याद रखने की ट्रिक है AUUA। मतलब AUUA। हाँ। ए से अबू बकर 632 में, यू से उमर 634, फिर यू से उस्मान 644 और अंत में ए से अली 656। क्या बात है। AUUA, ये तो बहुत आसान हो गया। और हाँ, इब्ने इशाक का नाम भी बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, जिन्होंने जीवन चरित्र लिखा था। इसे भी ध्यान रखें। बिल्कुल। अब अगर इस्लाम की मूल मान्यताओं की बात करें तो इसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं। हाँ। पहला है शहादा, यानी विश्वास की घोषणा। दूसरा है सलाह यानी नमाज या प्रार्थना। तीसरा है ज़कात, यानी दान। चौथा है सवाम मतलब रोजा या उपवास। और 5वां है हज, यानी मक्का की तीर्थ यात्रा। ये 5 स्तंभ तो हो गए। अब तक हमारी चर्चा अरब तक सीमित थी। अब कहानी भारत की ओर मुड़ती है। बिल्कुल। अरब के रेगिस्तानों से अब हम भारत की सीमाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। लोगों को लगता है कि मुसलमान पहली बार तलवार लेकर भारत आए थे। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। लेकिन नोट्स कहते हैं कि इस्लाम का उदय 610 एडी में हुआ और भारत, खास तौर पर केरला में मुसलमानों का प्रथम आगमन 630 एडी में ही हो गया था। और वो भी व्यापार के उद्देश्य से। सोचिए, 630 एडी में व्यापार के लिए वो पहले ही आ चुके थे। विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में फंसाता है। याद रखिए, पहला संपर्क 630 एडी में व्यापार के लिए केरल में हुआ था, आक्रमण के लिए नहीं। तो फिर आक्रमण कैसे शुरू हुए? ये 632 एडी के बाद खलीफा साम्राज्यों की उत्पत्ति के कारण हुआ। इनका एक क्रम है। सबसे पहले रशीदुन साम्राज्य 632 से 661 तक, जिसमें अबू बकर थे। अच्छा, यहाँ स्पष्ट कर दूं, नोट्स में ये नाम अबू बद्र लिखा है, जो ऐतिहासिक अबू बकर को संदर्भित करता है। साथ ही उमर और उस्मान थे। बिल्कुल। फिर आया उमय्यद साम्राज्य 661 से 750 तक। उसके बाद अब्बासी साम्राज्य 750 से 1248। और अंत में ऑटोमन साम्राज्य। साथियों, साम्राज्यों का ये क्रम भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे रट लीजिए। तो ये जो उमैयद काल था, इसी समय भारत पर आक्रमण हुए ना? हाँ, उमैयद काल में खलीफा अल-वालिद थे और इराक का गवर्नर अल-हज्जाज था। और आक्रमण भी 2 प्रकार के हुए। पहले अरबी आक्रमण, जो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में किया। बिल्कुल। और दूसरे थे तुर्की आक्रमण, जैसे महमूद गजनवी का 1000 एडी में और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का 1175 एडी में। और इन्हीं तुर्की आक्रमणों के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। एकदम सटीक। अब हम मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण की बात करते हैं, जो पहला सफल अरबी आक्रमण था। कासिम का पूरा नाम तो बहुत लंबा है, इमाद उद्दीन मोहम्मद बिन कासिम बिन यूसुफ सकाफी। हाँ, और ये आक्रमण किसके आदेश पर हुआ? इराक के गवर्नर अल-हज्जाज के आदेश पर। उस समय सिंध का शासक कौन था? चच वंश के राजा दाहिर थे और उनकी राजधानी थी
अलोर, जिसे अरोर भी कहते हैं। साथियों, राजा दाहिर और उनकी राजधानी अलोर या अरोर, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। साथियों, ये स्टेट पीसीएस, खासकर जेपीएससी और बीपीएससी का सबसे पसंदीदा हिस्सा है। सिंध की राजधानी अलोर या अरोर और चच वंश को अपनी नोटबुक में डबल स्टार मार्क कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राजा दाहिर के परिवार की बात करें तो उनके पुत्र थे जय सिंह, उनकी पत्नियां थीं रानी बाई जिन्होंने जौहर किया था, और रानी लाडी, उनकी पुत्रियां थीं सूर्या और परमल। लेकिन कासिम ने आक्रमण किया क्यों? कारण क्या था? कारण तो धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार था। हाँ, लेकिन सबसे तात्कालिक कारण, मतलब इमीडिएट रीजन, कुछ और था। एक सिनेमैटिक फ्लैशबैक लें तो देवल के बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने अल हज्जाज के समुद्री जहाजों को लूट लिया था। बिल्कुल, और दाहिर ने नुकसान भरपाई से मना कर दिया था। इसी कारण 712 एडी में भारत पर यानी सिंध और देवल पर प्रथम सफल मुस्लिम यानी अरबी आक्रमण हुआ। तो चलिए युद्ध के मैदान का दृश्य देखते हैं। 712 एडी, मकरान तट पर देवल पर आक्रमण। कासिम के पास बहुत खतरनाक अस्त्र थे, नाफ्ता और मंजानिक। हाँ, नाफ्ता एक तरह का आग का गोला था। अगर हम आज से तुलना करें तो नाफ्ता आधुनिक मिसाइलों या नापैम बॉम्ब की तरह था, और मंजानिक भारी तोपखाने की तरह जो पत्थर फेंकता था। बिल्कुल सही तुलना है। इसके बाद 20 सितंबर 712 एडी को रावर का युद्ध हुआ। इसी युद्ध में कासिम ने दाहिर को हराया ना? हाँ, दाहिर हार गए, लेकिन उनकी पत्नी रानी बाई ने भयंकर प्रतिरोध किया और अंततः रानी बाई ने किले की रक्षा करते हुए जौहर कर लिया। इतिहास में जौहर का ये प्रथम साक्ष्य है। बाप रे, ये तो बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। विद्यार्थियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी और रेलवे में बार बार पूछा जाता है कि भारत में जौहर का प्रथम साक्ष्य किस युद्ध में मिलता है? उत्तर है रावर का युद्ध, रानी बाई द्वारा। इसे रट लीजिए। रावर के युद्ध के बाद आगे की घटनाएं भी कम रोमांचक नहीं हैं। ब्राह्मणवाद में कासिम ने दाहिर के पुत्र जयसिंह को हराया। और प्रशासनिक कार्य के रूप में कासिम ने सेना में हिंदुओं की नियुक्ति की। हाँ, और उसे स्थानीय जाटों व बौद्धों का भी समर्थन मिला। लेकिन कासिम का अंत बहुत ही दुखद और नाटकीय हुआ। वो कैसे? 712 एडी में ही कासिम ने दाहिर के पुत्रियों सूर्या व परमल देवी को गिरफ्तार कर खलीफा के पास भेजा था। और फिर उन पुत्रियों ने खलीफा से कासिम की शिकायत कर दी। बिल्कुल, और उनकी शिकायत पर खलीफा ने कासिम को मृत्युदंड दे दिया। क्या बात है, एक विजेता का ऐसा अंत। लेकिन मरने से पहले 713 एडी में कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। हाँ, और मुल्तान से इतना सोना मिला कि इसे स्वर्ण नगरी कहा गया। स्वर्ण नगरी मुल्तान। साथियों, मुल्तान का दूसरा नाम स्वर्ण नगरी और वर्ष 713 एडी, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो युद्ध खत्म हो गए, कासिम का अंत हो गया। लेकिन इस अरबी आक्रमण के दूरगामी प्रभाव क्या पड़े? वो पर जजिया कर लगाया गया। और आर्थिक प्रभाव? भारत में ऊंट पालन व खजूर की खेती की शुरुआत हुई। अच्छा, ऊंट पालन और खजूर। हाँ, और व्यापार के लिए दिरहम नामक मुद्रा का चलन भी शुरू हुआ। प्रशासनिक प्रभाव भी थे। सिंधु नदी के तट पर महफूजा, जिसे मंसूरा नगर भी कहते हैं, उसकी स्थापना हुई। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव था सांस्कृतिक व व्यापारिक आदान प्रदान, ज्ञान व विज्ञान का प्रसार हुआ। हाँ, भारत की दशमलव प्रणाली, मानचित्र कला, मानसून शब्द और अल ख्वारिज्म के सिद्धांत। और ज्ञान का ये सफर सिर्फ अरब तक नहीं रुका। तो कहाँ तक गया? ज्ञान का सफर था अरब से अबेलार्ड और अबेलार्ड से यूरोप। मतलब भारतीय ज्ञान अरबों के जरिए यूरोप पहुंच गया। बिल्कुल, इसीलिए सतीश चंद्र का कथन है कि अरब विज्ञान सच्चे अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय था। फारसियों ने ही किया था। साथियों, ये एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी और यूपीएससी में पूछा जाता है कि भारत में ऊंट पालन, खजूर की खेती, दिरहम मुद्रा और जजिया कर किसकी देन है? उत्तर है अरबों की। एकदम सही। और हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? उत्तर फारसियों ने। इसे रट लीजिए। तो साथियों, आज हमने एक अद्भुत ऐतिहासिक घटनाक्रम को संक्षेप में एक सिनेमैटिक सूत्र में बांधा है। पैगंबर के जन्म से लेकर कासिम की मृत्यु और ज्ञान के वैश्विक विस्तार तक। बिल्कुल, इतिहास सिर्फ राजाओं के युद्ध नहीं है, बल्कि ये विचारों और संस्कृतियों का महासंगम है। एकदम सच कहा आपने। और अब चर्चा का समापन करते हुए मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं।
नोट्स के आखिर में एक बहुत बड़ी बात छिपी है। भारतीय ज्ञान जैसे दशमलव प्रणाली अरबों के जरिए यूरोप के विद्वान एबेलार्ड तक पहुंचा। जी। तो सोचिए, क्या यूरोप का आधुनिक पुनर्जागरण यानी रेनेसांस कभी संभव हो पाता अगर 712 ईस्वी में भारत और अरबों का यह हिंसक और सांस्कृतिक टकराव न हुआ होता? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार कीजिएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास की पूरी समझ को बदल देता है। चलिए साथियों, आज की गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए और टॉपर बनने की अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस्लाम का उदय और भारत में इस्लाम का विस्तार किस प्रकार से हुआ, उस वीडियो को आपने देखा। मैं आशा करता हूं कि सारे फैक्ट, सारे कॉन्सेप्ट और जितने भी की पॉइंट हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चंस, चाहे SSC हो, रेलवे हो, JPSC हो, BPSC हो या किसी भी स्टेट PCS का एग्जाम हो, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ट्रस्ट हो सके कि यह वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? व्हेन एंड वेयर वाज प्रॉफेट हजरत मोहम्मद बॉर्न? तो उनका जन्म जो है 570 ईसा मक्का में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। मैं सीधा ऑप्शन को क्लिक करूंगा क्योंकि वीडियो आपने देख लिया है, राइट। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ूंगा, उसे स्किप करूंगा। यदि आपको ऑप्शन देखना है तो आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद फादर? तो उनके पिता का नाम जो है अब्दुल्ला था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद मदर? उनकी माता का नाम जो है अमीना था। क्या था? अमीना था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की पत्नी कौन थी? हु वाज द वाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद? ऑप्शन में है अमीना, फातिमा, आयशा और खदीजा। तो उनकी पत्नी का नाम जो है खदीजा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को ईश्वरीय संदेश कब प्राप्त हुआ? तो उनको ईश्वरीय संदेश जो है 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को ईश्वरीय संदेश कहाँ प्राप्त हुआ? वेयर डिड प्रॉफेट मोहम्मद रिसीव द डिवाइन मैसेज? तो उनको हीरा गुफा में मिला था डिवाइन संदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हिजरत कब हुई थी? व्हेन डिड हिजरत टेक प्लेस? तो हिजरत की शुरुआत जो है 622 ईस्वी में हुआ था, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना के लिए प्रस्थान किए थे। तो उस तिथि को हिजरत के नाम से जाना जाता है और उसी समय इस्लाम में एक कैलेंडर की शुरुआत होती है जिसे हिजरी संवत कहते हैं। जिस तरह हम लोग शक संवत पढ़े थे उसी तरह से हिजरी संवत भी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चंस जो वीडियो में आपने फैक्ट देखे, कॉन्सेप्ट देखे, वहीं से हैं। इसलिए वीडियो को आप हमेशा इस तरह से ध्यान से जरूर देखा करें और हमारे साथ MCQ को भी सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? हिजरी कैलेंडर स्टार्ट्स फ्रॉम विच इवेंट? तो इसकी शुरुआत जो है मक्का से मदीना, जिसे हिजरत के भी नाम से जाना जाता है, वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? तो उनकी मृत्यु जो है 632 ईसा में हुआ था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। वीडियो यदि आप ध्यान से देखे हैं तो इसका जवाब आप जरूर दे पाएंगे। यदि आप सही जवाब देते हैं तो मैं हट के माध्यम से आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र के लेखक कौन थे? हु रोट द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद? तो मोहम्मद पैगंबर साहब का जो बायोग्राफी है, जीवन चरित्र है, वो लिखा था इब्न इसाक ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन प्रॉफेट्स बर्थडे? तो पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ईद उल मिलाद उन नबी मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप देख रहे होंगे कि जो वीडियो में कॉन्सेप्ट था, जो फैक्ट थे, वहीं से क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चंस PYQ क्वेश्चन ही है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए सारे क्वेश्चंस और वीडियो को जरूर ध्यान से देखा करिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन से जरूर बताएं, ताकि आगे भी हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया? हु लेड द फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया? तो भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण जो है
मोहम्मद बिन कासिम ने किया था? कमेंट सेक्शन में बताइए कि मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया था भारत पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर डिड द फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया टेक प्लेस? तो ऑप्शन नंबर सी 712 AD, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? विच रीजन वाज इन्वेडेड बाय मोहम्मद बिन कासिम? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उसने सिंध पर आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सिंध के शासक राजा दाहिर किस वंश से संबंधित थे? किंग दाहिर ऑफ सिंध बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? तो दाहिर जो है चच वंश के शासक थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा दाहिर की राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ किंग दाहिर? तो राजा दाहिर की राजधानी अलोर या फिर अरोर थी। दोनों नाम सही है। एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक भी नाम मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नाम आपके लिए सही होगा। अलोर या अरोर दोनों नाम सही है। राजा दाहिर की राजधानी क्या थी? अलोर या अरोर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावर का युद्ध कब हुआ था? व्हेन वाज द बैटल ऑफ रावर फाउट? तो रावर का युद्ध जो है 20 सितंबर 712 AD में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मुल्तान को किस नाम से जाना जाता था? मुल्तान वाज नोन बाय व्हिच नेम? ऑप्शन में रजत नगरी, स्वर्ण नगरी, पवित्र नगरी और व्यापार नगरी। तो मुल्तान में इतना ज़्यादा सोना मिला था कि इसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था। आपने वीडियो में भी इस चीज़ को देखा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में जजिया किस प्रकार का कर था? जजिया इन इंडिया वाज ए टाइप ऑफ हिज टैक्स? तो यह गैर मुस्लिम कर था। जजिया कर गैर मुस्लिम नागरिक पर लगाया जाता था, जो मुस्लिम नहीं होते थे उस पर एक टैक्स लगाया जाता था जिसे जजिया कर के नाम से जाना जाता था। तो ये गैर मुस्लिम कर था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? हु फर्स्ट यूज द टर्म हिंदू? तो इसका आंसर आपको खुद से देना है कमेंट सेक्शन में। यदि आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो मैं आशा करता हूं कि इसका आंसर आप खुद जरूर दे पाएंगे, राइट। आप यदि सही आंसर करते हैं तो मैं हर्ट के माध्यम से रिस्पॉन्ड करूंगा। आई होप इस MCQ के माध्यम से और वह मशीन लर्निंग के द्वारा जो वीडियो बनाया गया है काफ़ी मेहनत के बाद बनाया गया है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता हूं, उसके बाद ही सारे फैक्टर्स में डालता हूं, राइट। तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस सजेशन के अनुसार अपने में चेंज भी करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।